दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर उस शख्स से जुड़ा है जो सड़क पर वाहन लेकर निकलता है। टू व्हीलर्स हों, फोर व्हीलर्स हों और पर्सनल व्हीकल्स हों या कॉमर्शियल व्हीकल्स हों, सड़क पे उतरते ही पुलिस चौकन्नी हो जाती है। और हम देखते हैं कि इस वक्त वेस्टर्न यूपी के हर एक शहर में चारों तरफ नाकेबंदी है, पुलिस चेक पोस्ट हैं जगह जगह, और पुलिस का फोकस व्यस्ततम चौराहों पर भी चालान काटने में ज़्यादा रहता है, जाम खुलवाने में कम रहता है। ये आम तौर पर देखने में आता है। और जिस वक्त से मोबाइल से चालान की व्यवस्था आई तब से लोग खुद को ज़्यादा परेशानी में महसूस कर रहे हैं। कहीं से भी अचानक से कोई कांस्टेबल मोबाइल लेकर के नमूदार हो जाते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं और फिर शुरू होता है बार्गेनिंग का खेल। और इस बार्गेनिंग के खेल के बाद अंततः आदमी फंसता चला जाता है, चालान भी होते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई ट्रैफिक रूल्स वायलेट कर रहा है तो चालान होना चाहिए। भाई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, उसका चालान होना चाहिए। नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए। जैसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टू व्हीलर अलाउ नहीं है लेकिन टू व्हीलर चलते हैं तो उन पर जुर्माना लगना ही चाहिए। रॉन्ग साइड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर कोई रॉन्ग साइड लेके चलता है तो होना चाहिए। पोल्यूशन नहीं है किसी के पास तो होना चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं, जिनके पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया गया, नाजायज़ ढंग से परेशान किया गया। तो राजेश भाई साहब, मैं चाहूँगा कि आप उदाहरणों के साथ बताएं कि जब हम सड़क पे उतरते हैं लोग व्हीकल्स लेके, और ख़ास तौर पे ऐसे व्हीकल्स जिनके नंबर दूसरे स्टेट्स के हैं, वो भले ही रहने वाले उसी शहर के हों, मेरठ शहर का रहने वाला आदमी है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला आदमी है, गाड़ी उसके पास हरियाणा, राजस्थान या उत्तराखंड नंबर की है, तो आम तौर पर चेकिंग के दायरे में वो ज़्यादा आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप उदाहरण के जरिए बताएं कि किस तरह की समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं। चूँकि आपने लंबे समय क्राइम रिपोर्टिंग की है तो आपके पास इस तरह की जानकारियाँ भी हैं, इस तरह के केस भी हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पास तो फुटेज भी हैं। अब आप देखो कि जब कोई हम बागपत रोड की बात कर लेते हैं पहले जी। बागपत रोड से जब कोई आता है, शहर में एंट्री करता है, तो बागपत का मतलब हरियाणा सोनीपत से भी लोग आते हैं जी। वो नंबर हरियाणा का होता है। तो बागपत बाईपास के नीचे वहाँ पुलिस की पिकेट होती है, यातायात पुलिस की। आप देखो वहाँ अक्सर हमेशा जाम लगता है। जिन पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी इसलिए है कि यहाँ जाम ना लगे, उनकी नज़र सबसे ज़्यादा ठीक है, यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहती है। वो जैसे ही हरियाणा की गाड़ी या पंजाब के नंबर की गाड़ी आएगी उससे जाने नहीं देते, एकदम उसे रोकते हैं। एकदम एक निकलते हैं, वो उसका तुरंत फोटो खींच लेते हैं पीछे से। इतने में एक कोई आते हैं, बोले आपकी गाड़ी का पे जो है लगभग 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ड्राइवर निकलता है, क्यों लगेगा भाई, क्या मामला है? बोले कागज दिखाओ। और उसे जिस तरह वहाँ उस पर टूट पड़ते हैं, 3-4 लोग घेर लेते हैं, उसे बोलने नहीं देते, कागज निकालते हैं। हमें लगता है कि ये वे लोग जरूर सोचते हो कि ऐसा भाई क्या हो गया मेरठ में, और ऐसा वहाँ नहीं है। मैं बागपत रोड के बाईपास की बात बताइए आपसे। जब हम करनाल रोड की बात करेंगे तो कंकरखेड़ा ओवरब्रिज के पास भी है, तो वहाँ तो अक्सर बैरियर लगा रहता है। भाई वो हाईवे है, उस पर आप बैरियर थोड़ी लगा दोगे, वहाँ भी ये हाल होता है। जब करनाल रोड पे कोई आएगा तो वहाँ भी हरियाणा पंजाब का जरूर आवागमन होगा, वहाँ भी यही स्थिति होती है और जाम अक्सर लगा रहता है। जब हम नेशनल 58 की बात करते हैं मोदीपुरम बाईपास की, तो यहाँ मोदीपुरम पुलिस चौकी है। यहाँ तो आप देखोगे सुबह 8-9 बजे के बाद ही साइड में लगाना शुरू करते हैं। बाकी तो होमगार्ड खड़े होते हैं, दूर से देखते हैं कि गाड़ी कहाँ की आ रही है। गाड़ी उत्तराखंड की आई तो भी रुकेगी, दिल्ली की आ गई तो भी रुकेगी, पंजाब की आई तो भी रुकेगी, कोई मध्य प्रदेश की आई तो भी रुकेगी, राजस्थान की। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई गाड़ी हरियाणा की, उत्तराखंड की या दिल्ली नंबर की एंट्री करती है मेरठ शहर में, तो अगर उसकी चेकिंग हो जाए तो क्या गलत है? नहीं तो हो सकता है कि जब आमतौर पे बॉर्डर्स पे चेकिंग होती है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, कई बार ये भी देखने में आता है कि एक प्रदेश में वारदात की क्रिमिनल्स में और दूसरे प्रदेश में एंट्री कर गए, तो अगर वो चेक कर ही लें तो इसमें क्या दिक्कत है? नियम डॉक्टर साहब ये होता है कि आपने गाड़ी रोक दी, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा कागज तो चेक करने का वहाँ अधिकार नहीं, हाईवे पे जा रही है, आपने गाड़ी रोक दी तो आप इशारा करोगे तो ड्राइवर डिग्गी खोल देगा। आपके पास अगर वो इंस्ट्रूमेंट है चेक करने के तो आप चेक कर लो भाई।
वो जो खेल है ना कि गाड़ी का फोटो ले लिया मोबाइल से और फोटो लेकर ड्राइवर को इशारा कर दिया, मतलब गाड़ी रुकते ही सबसे पहले वो फोटो खींचते हैं। भाई आप गाड़ी रुकी तो आप कहो कि भाई आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है, चेकिंग करनी है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, अब इंस्ट्रूमेंट देख के सब बता देंगे, तो आपको डिग्गी खोल देंगे। वो बाकायदा पहले फोटो खींचेंगे, डिग्गी कोई नहीं खुलवाएगा, फोटो खींचेंगे, उसे इतना डमुलाई कर देंगे, उसे जो भी चालक है गाड़ी का। मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत सारी फुटेज है, मतलब उसे 5-7 मिनट पूरा डिस्टर्ब करेंगे। आपके 5,000 का चालान होगा, फिर होमगार्ड का जमान कहेगा आप पे 28 लाख का चालान होगा। वो दूसरा मानसिक तनाव में होता है। हम शहर में देखते हैं, शहर के एक व्यापारी हैं कमलेश जी, उन्होंने मुझसे कम से कम 4 बार कहा कि मेरी समस्या क्या समाधान करो। मैंने कहा क्या समस्या है? कहा कि आप तो लंबे समय क्राइम रिपोर्टर रहे हो। मैंने कहा क्या दिक्कत है बताओ। बोले मेरे बेटे ने मतलब उस पर कम टैक्स लगा, हरियाणा से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा दिया, वो सॉरी हिमाचल से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, हिमाचल से परचेज कर हाँ, ले ली गाड़ी। ठीक है। अब वो चूंकि जब चलता है तो वो हिमाचल की गाड़ी है, हर चौराहे पे उससे जो है रोक दिया जाता है कि हिमाचल की गाड़ी है, और उससे फिर आर्गुमेंट पूछ जाते हैं। वो ये कह रहा है कि जिस चौराहे में आज बेटे ने गाड़ी रोक दी, कल फिर वही रुकेगी, क्योंकि कल वहां दूसरे टिकट लग जाएगी। तो बोले ऐसा हर चौराहे पे अगर निकलता है तो गाड़ी। तो मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि हाईवे पे तो पहली बात तो आप गाड़ी रोक के, ये एक्ट भी नहीं के, और दूसरा ये है जो एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें जो रूल है यातायात में हेड कांस्टेबल से कम कोई चालान भी नहीं कर सकता। वो डरा भी नहीं सकता मोबाइल पे वो लेके उसका नंबर लेके कि मैंने कह दिया। हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या टीआई वो उसका चालान कर सकते हैं। कई बार हम देखते हैं हाईवे पे जहाँ थाने हैं, थानों के सामने गाड़ी लोग बैरियर लगाते हैं, गाड़ी रोकनी शुरू कर देते हैं। तो नेशनल हाईवे पे ये रूल है कि वहाँ गाड़ी आप पर्टिकुलर लगता है कि कोई गाड़ी संदिग्ध है, आप रोको, डिग्गी चेक करो, पर ऐसे नहीं कि भाई उसमें महिला बैठी है, पुरुष बैठी है, बोले आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, फिर आप कहोगे कि इसका तो इंश्योरेंस दिखाओ, इसका पॉल्यूशन दिखाओ। इतना समय थोड़ी होता है। दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? आपके सामने इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि अनावश्यक रूप से रोका जाए, अनावश्यक चेकिंग के बहाने उत्पीड़न किया जाए, बार्गेन किया जाए, वसूली की कोशिशें की जाए? अभी मेरठ का ही एक वीडियो वायरल हुआ हाल ही में, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर से जो है बार्गेनिंग की जा रही है। हालांकि पुलिस वाले बार्गेनिंग नहीं कर रहे, पुलिस वालों के साथ वहाँ मौजूद रहते हैं सिविल में कुछ लोग, वही सिविलियंस, वही बार्गेन करते हैं, वही लेन देन करते हैं, पुलिस दूरी खड़ी रहती है आमतौर पे। वो तो ऐसा ना डरने के लिए, वो तो सब मिला हुआ खेल है। अगर सिस्टम में सीसीटीवी कैमरा लग जाए और जो लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं उन्हें पकड़ के पुलिस पूछ ले जाए कि तुम्हें किसने लगाया, कौन लोग हो तुम। हालांकि ये काफी पुरानी बात है, जब एक समय ऐसा भी था उत्तर प्रदेश में कि जब जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए जो है पुलिस एक जगह वसूली करके और टोकन इशू करती थी। एक वक्त में ऐसा भी सिस्टम था, आपने तो काफी खबरें लिखी आरटीओ और पुलिस की मिली भगत से, और वहां से टोकन नंबर मिल गया। मान लो बदायूं से कोई गाड़ी चली, मेरठ आनी है, और उसने बदायूं में ही पे कर दिया रिश्वत का पैसा। नाम भी तोता मैना होते थे। उनके कीवर्ड्स होते थे, कोड वर्ड में उनका टोकन दे दिया कि भाई इसका पैसा जमा हो गया। वो जहां भी जाता था जिस चौराहे पर टोकन दिखाया और चलते चले आए। एक वक्त तो ऐसा भी था उत्तर प्रदेश में जब चुंगी लगती थी, और चुंगी कर से सब परेशान रहते थे। और ये वो वक्त था जब ट्रांजिस्टर का भी रजिस्ट्रेशन होता था, उसकी भी फीस पे करनी पड़ती थी रेडियो सुनने के लिए, और साइकिल का भी रजिस्ट्रेशन होता था नगर पालिका में। ये मुलायम सिंह यादव जी ने खत्म की थी चुंगी व्यवस्था। जब वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने यहाँ ये चुंगी व्यवस्था खत्म कर दी पूरे प्रदेश में, और बड़ी राहत लोगों को मिली। चुंगी पे जाते ही वो जैसे टोल बैरियर पे जो लड़के रहते हैं, अब तो पैटर्न बदल गया, अब उस पर महिलाएं बैठने लगी टोल बैरियर्स पे। उस वक्त तो ऐसा था कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग रहते थे, ठेकेदार जो है टोल का ठेकेदार, वो उनको लगा देता था उन पे, और ऐसे ही चुंगी वसूलने वाले पे वो रहते थे मुस्टंडे टाइप के। तो वो जो है जैसे ही आपने साइकिल बढ़ाई तो वो हैंडल पकड़ लेते थे, साइकिल पे टोकन लगाते थे वो, उस हिसाब से इसका टैक्स जमा है कि नहीं है, चुंगी जमा है कि नहीं है। तो एक वो भी वक्त था। उससे तो खैर ये व्यवस्था काफ़ी एडवांस हो गई, डिजिटल हो गया सब कुछ। ई चालान भी आ गया कि साहब ई चालान होगा तो पेमेंट पुलिस वाले को नहीं देना, आपका चालान हो गया तो आप जो है पे करेंगे, ऑनलाइन पे कर देंगे, आपके घर आ जाएगा चालान, आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा। आप पे नहीं करेंगे तो कोर्ट चला जाएगा। लेकिन अब ये इसकी आड़ में बार्गेनिंग करने का जो धंधा
एक्सपोज हो रहा है, जो खेल सामने आ रहा है, वो वाकई में चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर साहब आप देखो, और पुलिस, राजेश भाई साहब आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा, पुलिस चूंकि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है यूपी पुलिस के बारे में कि वो सत्ता के सुख को भोग रही है यूपी की पुलिस। ऐसे केस भी सामने आए जहां पे एनकाउंटर्स गलत तरीके से हुए उत्तर प्रदेश में। ऐसे केस भी सामने आते हैं कि चौराहों पे खड़ी हुई पुलिस इस तरह से उत्पीड़न कर रही है। तो अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, पुलिस के अधिकारियों को, सरकार को, या सत्ताधारी राजनीतिक दल को? देखो इससे जब लोग परेशान हो जाएंगे तो अल्टीमेट, क्योंकि जब उसका तो खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जब बाद में चुनाव होते हैं तो ये वाले इशू फिर बहुत बड़े हो जाते हैं। आप हाईवे पे आप देखो ना, हाईवे पे अब मैं अगर यहीं की बात करूं, वेस्ट यूपी की बात करूं, अगर आप खतौली जा रहे हो हाईवे से तो तिगाई भंगेला एक पुलिस चौकी पड़ती है, वहाँ बैरियर लग जाता है। देख लेंगे दूर से गाड़ी की किस स्टेट की आ रही, आप रोक देंगे। ऐसे अभी आप जाओगे तो प्रतापपुर पे भी पहले ऐसे होता था, हालांकि वहाँ अब नहीं होता, हाईवे पे यहाँ है नहीं। अब जब आप शहर में एंट्री करोगे किसी भी रोड से करोगे तो वहाँ यातायात पुलिस खड़ी हो जाती है, और वो इस नाम पे कि भाई हम आपकी गाड़ी तलाशी नहीं लेते वो लोग, वो सिर्फ गाड़ी के बोले पहले कागज दिखाओ। अगर गाड़ी संदिग्ध है तो कागज महत्वपूर्ण है या गाड़ी में ये गाड़ी की तलाशी महत्वपूर्ण है? अगर उसमें कोई क्रिमिनल बैठा हुआ है और तुम उसके कागज चेक कर रहे हो, उसका क्या मतलब है? आप ड्राइवर से कहो कि भाई गाड़ी चेक करनी है, वो डिग्गी उठाएगा, गाड़ी चेक कराएगा, क्या कौन कौन लोग बैठे उन्हें देखेगा, लेकिन इसका ध्यान नहीं है। तमाम जो चौराहे हैं बड़े, वहाँ चौराहे पे एक टीम अलग से ऐसी खड़ी होती है कि उसकी नज़र उन गाड़ियों पे होती है जो गाड़ी या तो गैर जनपद की हो या गैर स्टेट की हो। अच्छा, हमने कई बार ऐसी भी खबरें पढ़ी कि चौराहे बिकते हैं। इधर तो हाल में कोई ऐसी खबर हमारे सामने नहीं आई, लेकिन ऐसा भी वक्त था एक कि चौराहे बिकते हैं, ऐसी खबरें भी छपती थी अखबारों में। और सवाल क्या आपने, और जो है एक वक्त तो ऐसा भी था कि थाने बिकते हैं। जैसे दरअसल जो मलाईदार शब्द है वो अपने आप में बड़ा व्यापक है, उसके भीतर जो निहित चीजें हैं, उसकी अंतर्वस्तु जो है उसमें जबरदस्त माल है मलाईदार के पीछे। तो हमें ये फंडा समझ में नहीं आया कभी कि मलाईदार का क्या मतलब है। कहा जाता है यार ये थाना मलाईदार है, या ये पद मलाईदार है, या थानेदार का पद कोतवाल होना मलाईदार है, और अगर कोई लाइन में चला गया तो सजा है। तो ये फर्क भी थोड़ा सा बताइए राजेश भाई साहब कि अगर एक चौराहे पे खड़ा हुआ जो इंस्पेक्टर है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर है या हेड कांस्टेबल है, वो चौराहा छोड़ के आखिर क्यों नहीं जाना चाहता किसी दूसरी जगह पे पोस्टिंग पे, लाइन में क्यों नहीं जाना चाहता, या दूसरी तरह की पोस्टिंग में क्यों नहीं जाना चाहता? इसके पीछे क्या राज है? चौराहे तो राणा जी ऑन रिकॉर्ड तो हम ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हकीकत है, नहीं ऑन रिकॉर्ड हो जाएंगे अगर सर्विलांस सिस्टम लगाया जाए, स्टिंग ऑपरेशन किया जाए, हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे ऑन रिकॉर्ड भी चीजें आ जाएंगी। यदा कदा वीडियो वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक दौर ये था, जैसे मैं एग्जाम्पल देकर बात करूं कि जो खिलाड़ी इंस्पेक्टर होते थे, ऐसे होते थे शहर में, मैं शहर की बात करूं तो जैसे सदर बाजार थाना है, लिसाड़ी गेट थाना है, कोतवाली थाना है, इसके अलावा ब्रह्मपुरी थाना है, ट्रांसपोर्ट नगर थाना है। अच्छा, जैसे सिविल लाइन है तो सिविल लाइन में चूंकि वीआईपी लोगों का मूवमेंट होता है, वहाँ कोई इंस्पेक्टर जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ तो कोई ऐसा होगा नहीं, वहाँ सब चारों तरफ अधिकारी काम ही होंगे बहुत सारे, बोले यहाँ फोर्स लगाओ, यहाँ फोर्स लगाओ। तो ये सारे थाने या देहात के बहुत सारे थाने जो कस्बों के थाने हैं, जहाँ पे नगर पालिका है या तहसीलों के थाने हैं, वो सब बड़ा रिच माना जाता था बहुत ज़्यादा। वहाँ वही होते थे जो कप्तान के चहेते इंस्पेक्टर होंगे, वो वहाँ होंगे, बहुत सारे उसमें काम होते थे। अच्छा, जिसे चार्ज लेना है, फॉर्मेलिटी करनी है, तो उसके लिए कैसे थाने होगी? देहात का इंटीरियर का थाना, जहाँ से मार्केट भी 5-6 किलोमीटर दूर हो, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था ना हो। जहाँ तक चौराहों की बात है यातायात पुलिस की, तो जो वीआईपी चौराहे हैं, वीआईपी चौराहे से तो लोग डरते हैं कि जैसे आदर्श थाना घोषित हो गया साकेत चौराहा, तो साकेत पे चूंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ हर ट्रैफिक का टीआई और वो पुलिसकर्मी ये चाहता है कि मेरी ड्यूटी यहाँ से हट जाए, क्योंकि वहाँ तमाम चीज़ें कैमरे में हैं। आप आगे नहीं ले आ सकते किसी गाड़ी वाले को, सब जगह कैमरा घूम रहा है, क्योंकि वो आदर्श थाना है। तेजगढ़ी चौराहा है जैसे, वो भी आदर्श थाने के रूप में, वहाँ भी चारों कैमरा है, तो वहाँ भी लोग डरते हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा कोई डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि कैमरा है सामने। कंपनी बाग में यहाँ कैमरा नहीं है,
बड़ा चौराहा है कंपनी बाग का, लोगों का या, मूवमेंट होता या है। जैसे मोदीपुरम में बीकानेर वाला पे कैमरे नहीं है, यहाँ कैमरे नहीं है, या तो जहाँ यहाँ पूरा- भंगेला की आपने बात की वहां पे कैमरा वहाँ नहीं कैमरा है। नहीं है। जितने भी हाईवे के बीच में, जैसे करनाल रोड का एक्सप्रेसवे के पुल के वहाँ भी कैमरा नहीं हाँ। है। बाग रोड या कैमरा दिल्ली नहीं है। मेरठ एक्सप्रेसवे से जैसे ही आप उतरते हैं और शहर की तरफ एंट्री लेते हैं तो वहाँ वहां भी फ्लाईओवर कैमरा के नीचे कैमरे नहीं है, तो वहां भी ये काम चलता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो यानी तकनीकी तौर पे एडवांसमेंट की जरूरत है। नहीं, ये जरूरत है। देखो, ये दरअसल क्या है कि चंद पैसे के लालच में इससे जाम भी तो लगता है। भाई आप व्यवस्था को सुधारो, इससे नहीं, सारा इसको रोकने का तरीका यही है कि एक तो ऐसे पॉइंट्स पे कैमरे लगें, बिल्कुल। और जिन पॉइंट्स पे कैमरे नहीं है वहां पे रैंडम चेकिंग करें आला अधिकारी, बिल्कुल। और जो जनता की तरफ से आने वाले वीडियो हैं, जनता की तरफ से आने वाली जो शिकायतें हैं, उनको गंभीरता पूर्वक लेके हार्ड एक्शन लें। नहीं। तो तभी विभाग की इमेज भी बनी रह पाएगी, तभी सरकार की इमेज भी बनी रह पाएगी। अदरवाइज तो विभाग की इमेज भी पे भी बट्टा लगता रहेगा और अल्टीमेटली इसका नुकसान सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जनता इसकी नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है, आप इसकी शिकायत कप्तान से करो, आईजी से करो, एडीजी से करो, तो तत्काल एक्शन होता है। आप इसकी शिकायत अगर यातायात के अधिकारी से करोगे तो आपने अगर शिकायत कर दी तो समझो आपने आफत मोल ले ली। वो दुनिया भर के इतने ब्लेम आप पे लगा इसलिए लोग देंगे, ये डरते मान भी लेंगे कि भाई इसका मतलब आप ही आरोपी है। तो इससे लोग डरते भी हैं। पर अल्टीमेट ये है कि जो बाहर के लोग आए, ऐसे लोग, ये मानना चाहिए, इसमें बड़े अधिकारियों को औचक निरीक्षण करना चाहिए कि भाई कम से कम जो बाहर के लोग हैं आप तलाशी लो, आप अनावश्यक उन्हें वसूली के लिए फोटो खींच के ब्लैकमेल किसको ना करें, ये गलत तो बात है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, आपके पास क्या जानकारियां हैं, आप किस तरह से देखते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।